अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज हम अपना इंटरनेशनल लॉ का जो क्रैश कोर्स है इसको आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज जो है वो मैक्सिमम हम कर लें और इसको रैप अप करें। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूज ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल, यूज ऑफ फोर्स है। और इसमें जो है बेसिकली हम देखते हैं कि क्या कुछ आ जाता है और इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूज ऑफ फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। यूज ऑफ फोर्स का ये कॉन्सेप्ट है कि आप ताकत का इस्तेमाल, का फोर्स का इस्तेमाल जो है वो कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। पहले एक थ्योरी एग्जिस्ट करती थी नोन एज जस्ट वॉर। और जस्ट वॉर थ्योरी क्या है कि वो जंग जायज है जो कि जस्ट हो। अगर किसी सही काम के लिए आप कर रहे हैं तो वो जंग जायज है। ये मिडिल एजेस में थी और इसमें आपको एक रिलीजियस फैक्टर जो है ना वो नजर आता है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो एक जस्ट वॉर थी। तो वहां पे यूज ऑफ फोर्स हमें एप्लीकेबल नजर आता है। तो वहां पे आप कर सकते हैं। इस तरह की जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर जो है ना उन्होंने बनाई हुई। और उसके बाद जो है राइज ऑफ नेशन स्टेट्स के बाद जस्ट वॉर थ्योरी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही। और लीग ऑफ नेशंस में आने के बाद, बनने के बाद, हमें थोड़ा सा इससे हटता हुआ नजर आता है और यूज ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो उभरता हुआ नजर आता है कि यूज ऑफ फोर्स को कंट्रोल किया जाए। यूएन चार्टर में बेसिकली यूज ऑफ फोर्स जो है कि ताकत का इस्तेमाल कोई जंग या इस तरह से जो आप है उस पर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। और उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? आर्टिकल 2(4) क्या कहते हैं? ऑल मेंबर्स shall refrain in their international relations from the threat और यूज ऑफ फोर्स। मतलब या तो आप थ्रेट या उसका फोर्स एक्चुअली इस्तेमाल करें या थ्रेट करें अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। तो इससे हमें क्या नजर आता है कि इसने कंप्लीटली इलीगल कर दिया यूज ऑफ फोर्स को। या उसको आप थ्रेट करें किसी को या आप उसको एक्चुअली यूज करें। आपने आर्टिकल 2(4) जो है वो नहीं भूलना। ये यूज ऑफ फोर्स, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इन सारी चीजों को जो है इससे जस्टिफिकेशन जो है वो मिलती है। तो इसमें क्या है कि ये बेसिकली आप उससे लीगल करें। अब दूसरी चीज क्या है कि आप यूज ऑफ फोर्स जो है, एक्सेप्शंस क्या हैं कि कब यूज ऑफ फोर्स हो सकती है इस लॉ के तहत, जब यूएन खुद ही सैंक्शन कर दे उसको, या राइट टू सेल्फ डिफेंस। इसमें राइट टू सेल्फ डिफेंस भी हम आके देखेंगे। वैसे लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या है कि आप इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल या इस तरह से है कोई भी चीज कर सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ फोर्स क्या है? जैसे रिटॉर्शन है वो हमने देखा था कि आप एक दूसरे मुल्क के एक्शन के खिलाफ एक लीगल स्टेप लें। रिप्राइजल होता है जिसमें आप उतना ही इलीगल स्टेप लें। अगर उसने लॉ तोड़ा है तो आप भी लॉ तोड़ें। जैसे कि हमें बालाकोट उसमें एग्जाम्पल नजर आता है। या ब्लॉकेड आप करते हैं, उसका इकोनॉमिक थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है राइट टू सेल्फ डिफेंस। इलीगल तो चले हो गया कि आपने यूज ऑफ फोर्स नहीं करना है, लेकिन वहां पे यूएन जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी देता है। इधर आपने याद रखना है आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51 जो है वो राइट टू सेल्फ डिफेंस देती है। पहले देखिए इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या है। यूएस ने वो यूएन ने यूज ऑफ फोर्स को इलीगल करार दे दिया, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कह दिया आर्टिकल 51 में कि नथिंग इन द प्रेजेंट चार्टर shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against the member of the United Nations until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security। अब वो क्या कहते हैं कि नथिंग इन दिस चार्टर, वो कोई भी चीज इस चार्टर में इस चीज से नहीं रोकेगी कि आपके पास जो इंडिविजुअल या कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है, वो मतलब आपके पास राइट है। तो वो कब होगा? इफ एन आर्म्ड अटैक अकर्स अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यही जो सेल्फ डिफेंस का जो आर्टिकल है यही इन्वोक यूनाइटेड स्टेट्स ने भी किया है जब उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया, क्योंकि उन पर आर्म्ड अटैक हुआ था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो एक डायमेंशन क्रिएट होती है कि पहले आपने इलीगल करार दे दिया, फिर उसके बाद आपने सेल्फ डिफेंस का राइट दे दिया। लेकिन अब इशू ये होता है कि सेल्फ डिफेंस इज कंट्रोवर्शियल और इसी पे क्वेश्चन आते हैं कि सेल्फ डिफेंस कैसे जो है वो हो। देयर हैज बीन नो कंसेंसस ऑन द सिचुएशन अलाउइंग सेल्फ डिफेंस। ये एक बहुत बड़ा जो है वो इसमें मसला है
कि आप किस तरह से जो है वो सेल्फ डिफेंस को जस्टिफाई करेंगे। इसमें एक और इशू जो है वो आता है विच इज नोन एज इशू ऑफ प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस। अब मॉडर्न दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, क्विक हो चुकी है, तो वहां पे आपको कभी कभी पहले भी अटैक करना पड़ता है दूसरे पे। तो इसमें फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अगर आपको ये हमला होने का खतरा हो, जैसे कि 1967 में इसराइल ने अपने जो इर्द गिर्द के मुल्क थे उन पर अटैक लॉन्च किया, क्योंकि उसको श्योर था कि उस वो दूसरे जो मुल्क हैं वो इस पे अटैक करेंगे, तो उसने प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की। तो इससे चीज नजर आती है कि प्रिएम्प्टिव आपको मॉडर्न में कुछ ना कुछ जरूरत पड़ जाती है, लेकिन अगर वो प्रिएम्प्टिव है तो फिर वो सेल्फ डिफेंस कैसे, तो ये भी एक मसला है। इस पे जो है ना वो बहस होती है कि प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस जो है, प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस कोई चीज हो सकती है या कोई चीज नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक तीन चार जैसे कंटेंशियस जो हैं इश्यूज जो हैं वो लिंक्ड हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है, आपने जहन में सीक्वेंस इस तरह रखना है कि आपने पहले कि यूज ऑफ फोर्स इलीगल है आर्टिकल 24 के तहत, उसके बाद राइट टू सेल्फ डिफेंस है आर्टिकल 51 के तहत, और राइट टू सेल्फ डिफेंस के आगे जो है वो प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको जो है वो वो कर देता है और कॉम्प्लिकेट कर देता है। यहाँ इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट आता है, और इंटरवेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप एक दूसरे मुल्क में जो है वो इंटरफेयर करें। एन इंटरफेरेंस बाय स्टेट इन द फेस ऑफ अनदर स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग और ऑल्टरिंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ थिंग्स। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंटरवेंशन अलाउड है नहीं है, और उसमें इंटरवेंशन के अंदर एक बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट आते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और इंटरवेंशन फॉर डेमोक्रेसी। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्या है कि आप कह रहे हैं कि कहीं पे ह्यूमन राइट्स जो है अब्यूज हो रहे हैं, जैसे कि नेटो बॉम्बिंग ऑफ सर्बिया है 1999 में, ठीक है, और उसके बाद जो है आप इंटरवेंशन फॉर डेमोक्रेसी कहते हैं कि कहीं पे आपने डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी है या कोई ऐसी चीज। तो इस पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यहाँ पे यूज ऑफ फोर्स अलाउड है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो मसला है जो कि एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं यूज ऑफ फोर्स से रिलेटेड। क्या यूज ऑफ फोर्स ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन में अलाउड होगा, क्या यूज ऑफ फोर्स डेमोक्रेसी में अलाउ होगा, लेकिन अगर हम प्रॉपर देखें तो इसमें ये अलाउ नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ यूज ऑफ फोर्स के साथ टेररिज्म का एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। टेररिज्म भी एक यूज ऑफ फोर्स है, एक इलीगल है। उसमें डिफरेंट ये स्टैच्यूज हैं जो कि उसको जो है वो रूल करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि आइडिया हमने समझना है, दैट इज स्टेट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। और ये सिंपल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, आपके सिलेबस में है। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या होती है ये प्रोबेबली आपको ऑलरेडी पता होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है कि एक कोई टेरिटरी है, ठीक है,
उस पे आपका कंप्लीट कंट्रोल है, सही है। क्या होती है सॉवरेनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, कि आपका कंप्लीट कंट्रोल है डोमेस्टिक अफेयर्स पे, लेजिस्लेशन पे, इन्फोर्समेंट पे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, कंप्लीट एक टेरिटरी पे अगर आपका कंट्रोल है, दैट इज नोन एज सॉवरेनिटी। तो ये कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का। और आपकी इंटरनल भी सॉवरेनिटी हो, और आपकी जो है वो एक्सटर्नल भी सॉवरेनिटी हो। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होती है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वॉर एंड पीस, कोई ट्रीटीज हैं, तो मतलब आप इंटरनली एक्सटर्नली दोनों पे कंट्रोल रखें, ये कहलाता है सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। सॉवरेनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सॉवरन इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होता है। सॉवरन इक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि तमाम स्टेट जो हैं वो सॉवरन इक्वल हैं, और कोई एक स्टेट दूसरे से ज्यादा उसका अपने राइट नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी पे कंट्रोल। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आपका कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल होगा आपके अपने सिस्टम पे। इंडिपेंडेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्लीट आपकी टेरिटरी पे जो है वो कंट्रोल हो। आप जो मर्जी लॉ बनाएं, जो मर्जी जिस तरह मर्जी जो चीज है, लेजिस्लेटिव फ्रीडम है, जुडिशियल फ्रीडम है, एग्जीक्यूटिव फ्रीडम है, कल्चरल इंडिपेंडेंस, आपकी इस टेरिटरी में जो मर्जी आप करें, कोई आपको जो है वो दूसरा कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ये कॉन्सेप्ट है सोवरेनिटी का। और इसमें जो है ये अक्सर आ जाता है कि सोवरेनिटी जो है वो वायलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या ह्यूमैनिटेरियन उसमें कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हम थ्योरेटिकली परफेक्ट सोवरेनिटी को जो है वो इमेजिन करें, तो उसमें कोई स्टेट किसी में बिल्कुल भी जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकता। यहाँ पे हम स्टेट टेरिटोरियल सोवरेनिटी को देख लेते हैं। स्टेट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि एक टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सॉवरेनिटी के साथ इंट्रिकेटली लिंक्ड है। क्योंकि देखें, टेरिटरी होगी तो उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई सॉवरेनिटी होगी। अब वो क्या होता है कि द एसेंस ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इज कंटेन्ड इन नोशन ऑफ टाइटल। अच्छा, अब ये देखें, all members shall refrain in the international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state। तो इसमें टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसकी बात हो रही है, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात हो रही है। तो हम देखेंगे एक टेरिटरी पे एक मुल्क की सॉवरेनिटी है, ये तो बेसिक बुनियादी असूल है सॉवरेनिटी का। लेकिन उसके बाद जो है सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, इसमें ये भी आता है कि टेरिटरी पे सॉवरेनिटी चेंज कैसे हो सकती है, ये भी हो सकता है। और इसमें डिफरेंट किस्म के अब कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी तो हम स्टैटिक को देख लेते हैं ना कि ये एक मुल्क है, ये एक मुल्क है, उसकी अपनी सॉवरेनिटी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किसी नई टेरिटरी पे किसी नए मुल्क की सॉवरेनिटी हो सकती है क्या? इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि फर्ज करें एक नई स्टेट बन जाती है, कोई नई स्टेट बन जाती है तो सॉवरेनिटी चेंज हो जाएगी, सही है। एक फर्ज करें कि पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे एक दो नए मुल्क बने, तो वहां पे ये अगर फर्ज करें इंडिया था, ब्रेक हो गया, पहले ब्रिटिश की सॉवरेनिटी थी, अब दो मुल्क बन गए हैं, दोनों की अलग अलग जो है वो टेरिटरी पे सॉवरेनिटी है, ये बात आ जाती है। इस तरह हो सकता है एक नई स्टेट वजूद में आ रही है, वो एक सॉवरेनिटी एक्वायर कर लेगी। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि आप अपना हिस्सा किसी और को दे दें, जैसे कि अलास्का परचेज था, यूएस ने अलास्का रशिया से खरीदा, इसको कहते हैं सेशन। ठीक है, इसको कहते हैं सेशन। सेशन के थ्रू भी जो है सॉवरेनिटी एक्वायर की जा सकती है कि आपने अपना एरिया जो है वो दे दिया। पाकिस्तान ने गवादर ओमान से जो है खरीदा, तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी उस पर आगे, पहले ओमान की थी, ये जहन में रखें। फिर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है कि आपने बाय फोर्स किसी जगह पे जो है वो कब्जा कर लिया, तो ये ऑक्यूपेशन है, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है कि इसमें आप एक टेरा निलियस जो है, ठीक है, टेरा निलियस क्या होता है? टेरा निलियस ऐसी जगह होती है बेसिकली जिसके ऊपर किसी का जो है वो कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। अब इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट है। एक तो ये कि जो ऑक्यूपेशन है वो टेरा निलियस की होती है, हालांकि ये इस तरह है नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग जनरली, मतलब ये बुक में इसी तरह लिखा हुआ है इनके, लेकिन जनरली ऑक्यूपेशन जो है वो हम किसी दूसरी स्टेट की भी कंसिडर करते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान। ठीक है, जैसे कि अफगानिस्तान है, उस पे यूएस था, तो वो टेरा निलियस तो नहीं है। टेरा निलियस होता है जिसपे किसी का कंट्रोल ना हो। ठीक है। लेकिन इस बुक के मुताबिक, जो कि मेलकम शॉ की बुक है, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों इस तरह इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ऑक्यूपेशन जो है वो हर मुल्क का होता है, हमने जनरली ये देखा है।
लेकिन ये कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन वो होता है जो कि किसी और एरिया का हो। प्रिस्क्रिप्शन इज द एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी विच बिलोंग टू अनदर स्टेट, ओके, whereas occupation is acquisition of terra nullius। तो ये थोड़ा सा, ये आपस में दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑक्यूपेशन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज देख लीजिएगा। फिर होती है एक्रेशन। एक्रेशन ये होता है कि फर्स्ट करें कोई दरिया ने रास्ता जो है वो चेंज कर लिया, ये भी होता है, ठीक है, कि दरिया ने कोई रास्ता चेंज कर लिया है, कुछ हो गया है, तो उसका भी एक नई लैंड जो है वो इमर्ज होती है। There are operations of nature which new territories emerge when rivers silt up new volcanic islands। मतलब नए आइलैंड्स होते हैं, पाकिस्तान के साथ हुआ था, समंदर में नया आइलैंड आ गया, नया आइलैंड आ गया तो उस पर सॉवरेनिटी आ जाएगी। और फाइनली एनेक्सेशन। एनेक्सेशन क्या चीज है कि आपने बाय फोर्स दूसरे के एरिया को कब्जा कर लिया, जैसे कि क्राइमिया, जैसे कि रशिया ने 2014 में क्राइमिया जो है वो एनेक्स कर लिया, इस तरह भी आप उस पर कर सकते हैं। फिर एक सिचुएशन होती है कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम होती है जब एक पे दो की सॉवरेनिटी हो। ये बड़ी कोई यूनिक सी सिचुएशन होती है जिसमें जॉइंटली जो है वो एक टेरिटरी को मैनेज किया जाता है। ऑल्दो थ्योरेटिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, सॉवरेनिटी एक एब्सोल्यूट कंट्रोल है और एब्सोल्यूट दो का नहीं हो सकता, लेकिन नॉनदलेस ये भी एक अरेंजमेंट होता है कि कॉन्डोमिनियम होता है कि एक पे दो का कंट्रोल है। फिर एक होती है एक लीज। लीज क्या होती है कि आपने कुछ टाइम के लिए किसी को कोई एरिया जो है वो दे दिया, इसको लीज कहते हैं, ठीक है, कि आपने एक लैंड है वो किसी और को 10 साल 20 साल के लीज दे दिया। हांगकांग इसकी एग्जांपल देखिए, वो लीज पे था, ठीक है। फिर सर्विट्यूड होता है, और सर्विट्यूड भी एक तरह की लीज ही होती है, लेकिन वो किस किस्म की लीज होती है कि उसमें एक सर्टेन काम और सर्टेन पर्पस के लिए वो लैंड आपको दे दी जाती है। तो ये भी एक मेथड है जिसमें टेरिटरी दूसरा कोई कंट्रोल करता है। ये कुछ हमने देखे हैं जो तरीके हैं जिससे दूसरा जो कोई मुल्क है वो एक टेरिटरी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें एक प्लेज का भी कॉन्सेप्ट आता है। प्लेज का क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपने कोई टेरिटरी किसी और चीज के अगेंस्ट, जिस तरह होता है ना कि आप किसी से कर्जा लें तो आप कोई चीज दे दें कि जी ये आप रख लें, उसको प्लेज कर लेते हैं। ये प्लेज कहलाता है कि अगर आपने कोई टेरिटरी किसी के साथ जो है वो प्लेज की भी, उससे कर्जा ले लिया, उसको टेरिटरी, ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। फिर प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या होता है? प्लेबिसाइड होता है कि आपने उस टेरिटरी के लोगों से पूछा है और उसमें जो है फिर उन लोगों ने कहा कि जैसे अगर कश्मीर में प्लेबिसाइड होता है तो उसमें वो कह देंगे जी हमने पाकिस्तान के साथ मिलना है, तो वो प्लेबिसाइड कहलाएगा। ये मेथड स्टेट टू एक्वायर सॉवरेनिटी या एक्वायर न्यू टेरिटरी, या किसी नई टेरिटरी पे सॉवरेनिटी एक्वायर करना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी के ऊपर जब टेरिटरी आपकी है सॉवरेनिटी, वो आप लूज कैसे कर सकते हैं। देखिए वही सारा कुछ है जो एक मुल्क एक्वायर कर रहा है सेशन से, ऑपरेशन ऑफ नेचर से, प्रिस्क्रिप्शन से, रिवॉल्ट से, दूसरा मुल्क जो है वो उसको यहाँ पे लूज कर जाएगा। तो ये इन दोनों में बस एक ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन है, ओके। यहाँ पे बेसिकली आप एक रेजोल्यूशन भी देखें, परमानेंट स्टेट सॉवरेनिटी ओवर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज 1962। अच्छा, इस किस्म के स्टैचूज आपने कुछ नाम उनके याद कर लेने हैं और फिर आपने उनको, बेशक आपको नीचे ना याद रहे आर्टिकल या क्या है, लेकिन आपने वो कह देने कि परमानेंट स्टेट सॉवरेनिटी ओवर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एक रेजोल्यूशन है और उसमें ये कहा जाता है कि हर स्टेट का कंप्लीट सॉवरेनिटी होगी उससे अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे। मतलब ये कॉलोनियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में है, ये कॉलोनियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में है कि जिस तरह वो आके आपके नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करते थे, तो वो अब जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है जी। ये समझ आया आप लोगों को? स्टेट टेरिटरी सॉवरेनिटी क्या होती है और डिफरेंट जगहों पे आप, डिफरेंट टेरिटरी पे आप सॉवरेनिटी एक्वायर कैसे कर सकते हैं। जी, क्लियर हुआ है कुछ? ऑक्यूपेशन और एनेक्सेशन का फर्क मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऑक्यूपेशन होती है वक्ती, ऑक्यूपेशन होती है वक्ती कि आप एक टेरिटरी में गए और आप उसमें वक्ती बैठे हुए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है वो अफगानिस्तान को ऑक्युपाई किया होता उसने, क्योंकि वो बाय फोर्स उसने वहां पे अपनी फौजें रखी हुई थी। एनेक्सेशन ये होता है कि आपने उसको अपना हिस्सा ही बना लिया है। जैसे रशिया ने 2014 में, पहले तो आप ऑक्युपाई करेंगे लेकिन ऑक्युपेशन लीड्स टू एनेक्सेशन, ठीक है। 2014 में उसने क्राइमिया जो है
उसको जो है बेसिकली ऑक्युपाई किया और फिर साथ ही एनेक्स कर लिया, ठीक है? ये कहलाता है एनेक्सेशन, जिसमें आप लीगली उसको अपने मुल्क के साथ जो है वो मिला लेते हैं, ये एनेक्सेशन है। तो एनेक्सेशन होती है जिसमें आप मिला लेते हैं, ऑक्युपेशन जो है वो टेम्परेरी होती है, ये थोड़ा-सा आप ज़हन में रखिए। अच्छा, अगला जो मेन कॉन्सेप्ट हमने समझना है, जो आपका एरिया, दैट इज़ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि सिंपल सा एक असूल है कि आप ज़िम्मेदारी होगी आपकी, अगर आप कोई असूल तोड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दैट इज़ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेलेवेंट लॉ कौन-सा है जो इसको डिक्टेट करता है, ठीक है? रेलेवेंट लॉ है ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स, ओके? ये इसको जो है वो डिक्टेट करता है, ठीक है? ये इनका नाम ज़रूर लिख लीजिएगा। ये अभी असल में ये ड्राफ्ट आर्टिकल्स है, आई थिंक ये पास नहीं है। ये इंटरनेशनल लॉ कमीशन जो है, ये डिफरेंट इस तरह की चीज़ें जो है वो ड्राफ्ट करता है, फिर उसको जो है एज़ इंटरनेशनल लॉ जो है वो पास कराने की कोशिश करता है। तो इनके नाम आपने ज़रूर रखने हैं। एक कॉन्सेप्ट जो होगा ना, जैसे कोई एक इश्यू है इंटरनेशनल लॉ का, उस इश्यू को बेसिकली कोई एक लॉ जो है डिक्टेट करता होगा। तो इस केस में ये है ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट्स फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स बाय इंटरनेशनल लॉ कमीशन। अब इसमें क्या होता है, मसला क्या है, कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें आपको रिस्पांसिबिलिटी की जरूरत पड़ती है कि स्टेट जिम्मेदार है कि नहीं? ट्रीटी कोई ब्रीच कर दिया किसी ने, ट्रीटी कोई और मादा हुआ था लेकिन आपने ब्रीच कर दिया है, आपने किसी की टेरिटरी को वायलेट कर दिया है, आपने किसी की प्रॉपर्टी को जो है डैमेज किया, किसी स्टेट की, दूसरी स्टेट की प्रॉपर्टी भी होती है ना आपके मुल्क में, जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी हो या कोई होटल पाकिस्तान ओन करता हो या कोई ऐसी चीज़, या कोई आपने उसके मुल्क के सिटीज़न को कुछ कर दिया है, तो उसमें फिर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसका तयन करना जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को तयन हो कि क्या वजह थी कि बेसिकली ये हुआ या नहीं हुआ। अब इसमें ये है कि अब ये देखें, ये इसी में से ड्राफ्ट आर्टिकल द नेचर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका आर्टिकल 2 क्या कहता है? स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल इफ द एक्शन इज एट्रिब्यूटेबल अंडर द इंटरनेशनल लॉ इज अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। आर्टिकल 2 ये कहता है कि स्टेट एक रिस्पॉन्सिबल होगी अगर वो कोई ब्रीच करता है या वो कोई ऐसी अपनी ऑब्लिगेशन, उसकी एक जिम्मेदारी थी जो उसने पूरी नहीं की, तो वो अब रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? इसके अंदर जो है ये आपने ज़हन में रखना है, सिंपल ये है कि कोई ब्रीच होगा किसी न किसी उसका, और उसमें जो है वो बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसमें थ्योरीज़ ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। थ्योरी क्या होती है कि ये स्ट्रिक्ट एक इसकी कंस्ट्रक्शन है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? वो बेसिकली स्ट्रिक्टली आप उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसकी नीयत क्या थी, नहीं थी, इस तरह से उसको नहीं देखा जाएगा। बड़ा ही फिक्स, अगर उसने किया है, उससे हुआ है तो बस ठीक है, वो ज़िम्मेदार है। ऑन द अदर हैंड प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें ये है कि थोड़ा-सा जो बंदा जिसने किया होगा उसका कंडक्ट जो है वो उसमें देखा जाएगा, और स्टेट को जो है इतना स्ट्रिक्टली उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। एक थोड़ी स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन है, एक थोड़ी-सी लूज़ कंस्ट्रक्शन है। फिर इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इम्प्यूटेबिलिटी और एट्रिब्यूशन। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बंदे ने कोई एक्शन किया है, एक फ़र्ज़ करें किसी ऑफ़िसर ने, किसी ने, क्या उसका एक्शन हम, ऑफ़िसर ने या किसी बंदे ने भी, ठीक है? किसी भी बंदे ने, क्या उसका जो एक्शन है हम स्टेट से एट्रिब्यूट कर सकते हैं? या इम्प्यूटेबिलिटी कहते हैं कि क्या वो एक्शन स्टेट ज़िम्मेदार है उसके लिए या वो एक बंदे ने किया है? आप समझ रहे हैं? क्या स्टेट ज़िम्मेदार है या वो एक बंदे ने किया है? तो स्टेट की ज़िम्मेदारी कब बनेगी वो? आप ये भी तो कह सकते हैं इस बंदे ने किया, इसमें स्टेट का जो है वो कोई कसूर नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ने डिफाइन कर दी हैं कि आर्टिकल 4 कहता है स्टेट ऑर्गन, अगर तो कोई स्टेट ऑर्गन्स में से किसी ने कुछ किया है, लेजिस्लेटिव ब्रांच आपके मुल्क में कुछ कर रही है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच कुछ कर रही है, जुडिशियल ऑर्गन कर रहा है, तो वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है, वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फर्ज़ करें कि अ, रिको दिक केस है। रिको दिक केस में क्या है कि एक फ़र्ज़ करें कि वो किसी ने उसको, या इसी तरह का कोई भी केस है कि आपकी फ़र्ज़ करें कोर्ट कहती है कि हमने इसको नेशनलाइज़ कर लेना है। कोई एक फैक्ट्री लगी हुई है, बाहर से किसी बंदे की लगी है, उसको नेशनलाइज़ कर लेना है। चूँकि वो एक स्टेट ऑर्गन है, आपकी कोर्ट या कोई भी चीज़, तो वो बेसिकली आपका स्टेट होगा, ठीक है? वो आपकी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी उसके लिए।
ये एक इसमें असूल है कि अगर स्टेट ऑर्गन का कोई बंदा कर रहा हो तो वो आपकी स्टेट करेगी। अगर कोई बंदा ऐसा हो जो कि लीगली आपकी स्टेट जो है उसको अथॉरिटी है तो आपकी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर कंडक्ट डायरेक्टेड, अगर आपके एक्शंस जो हैं वो आपकी स्टेट डायरेक्ट कर रही है, फर्ज करें ना कोई इंसर्जेंस मूवमेंट है, कोई चीज़ है, तो वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर एक कोई इस किस्म की इंसरेक्शन मूवमेंट है, नई गवर्नमेंट बनाती है, कब्जा करके आ जाती है पावर में और कोई उसमें फिर वो मसला करती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर असिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे कोई गलत काम में तो भी आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उसमें, डिफरेंट उन्होंने बता दी हैं कि जो है आप बेसिकली कब इम्प्यूटेबिलिटी होगी, कब एट्रीब्यूट आप कर सकते हैं कि ये आपका ही एक्शन है। और इसमें फिर फर्दर एक क्वेश्चन आता है कि अगर तो रिस्पॉन्सिबल आप बन गए हैं कि आपने ये किया है, तो फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस का और इसमें रेस्टिट्यूशन का, ठीक है? मतलब उसका है कि आपने उसको ठीक करना है कि आपको सज़ा मिलेगी उस चीज़ का, ठीक है? अब वो ये कहता है कि रेपरेशंस का कॉन्सेप्ट आता है आर्टिकल 31 में कि जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट है वो रेपरेशंस पे करेगी, रिपरेशंस पे करेगी। वो जो भी डिसाइड होगा कि उसको वो पैसे पे करे या जो भी जिस तरह भी उसने ठीक करना है, तो वो करेगी। तो ये बेसिकली असूल है कि आप अगर रिस्पॉन्सिबल ठहरे हैं तो आप उसकी जो है बेसिकली सज़ा आपको मिलेगी और ये एक असूल है जो सेट कर दिया। उसमें कॉन्सेप्ट है रेस्टिट्यूशन का। रेस्टिट्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि यू हैव टू रीएस्टैब्लिश द सिचुएशन बिफोर द हार्मफुल एक्ट, जो आपने हरकत की उससे पहले की सिचुएशन एस्टैब्लिश करें। और कंपनसेशन, कंपनसेशन ये है कि जो भी आपने डैमेज कॉज़ किया है, उसमें आपको पैसे या जो भी इस तरह की चीज़ है, वो आप उसको देंगे। तो ये बेसिकली स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट है। और इसमें आप ये देखें कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये केस है यूएस डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर स्टाफ इन तेहरान। जब इरानियन रेवोल्यूशन आया था 1979 में, तो उसमें कई जो ऐसे यंग ये लोग थे, इन्होंने जो उनके रेवोल्यूशनरीज़ थे, उन्होंने उनके डिप्लोमेटिक स्टाफ को जो है वो यरमगाल यरगमाल बना लिया था। अब वो उन्होंने कर लिया, लेकिन उसके बाद स्टेट ने भी जो है वो उसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि ओन किया उस एक्शन को, क्योंकि उन्होंने उसको रखा। या तो होता कि वो उसको डिसओन कर देते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट अगर उसे ओन करेगी तो वो फिर होगा। तो वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल उस वाले केस में थी कि आपने उनके एक्शंस को बाद में ओन कर लिया। तो वहाँ भी ईरान जो थी वो एज़ स्टेट रिस्पॉन्सिबल ठहराई जाएगी। तो ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें स्टेट के ऊपर ज़िम्मेदारी आती है और फिर उसने जो है वो पे करना। फिर अगला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेट जुरिस्डिक्शन का। अच्छा, कोई एग्ज़ाम्पल आपके ज़हन में है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की? कोई किसी बंदे के पास? स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई केस आपके ज़हन में हो? कैथलन कॉपर केस बिल्कुल ठीक है। और कोई? किसी के पास नहीं, चलें कोई नहीं। लेकिन ये इस तरह की केस है, ये जो रिको डिक केस है रेपरेशंस ऑफ इंजरीज इन वर्सेस इसराइल, हाँ वो हो सकता है। तो ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी स्टेट को जिम्मेदार ठहराया जाता है फॉर सम एक्शन। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं स्टेट जुरिस्डिक्शन का, और ये थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखिए जुरिस्डिक्शन क्या होती है, बेसिकली आम ज़ुबान में हम जब यूज़ करते हैं कि ये उसकी जुरिस्डिक्शन है, ये उसकी नहीं है। सिंपल सा होता है, जुरिस्डिक्शन कहलाता है जनरली जब हम फर्स्ट करें कोई डिप्टी कमिश्नर है, तो उसके डिप्टी कमिश्नर का क्या कॉन्सेप्ट होता है जुरिस्डिक्शन का, कि उसकी टेरिटरी होती है कि ये इस जो है डिप्टी कमिश्नर की ये इतनी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है? एक टेरिटोरियल होता है कि ये इसकी जुरिस्डिक्शन। एक तो कॉन्सेप्ट है जुरिस्डिक्शन का टेरिटोरियल, एक कॉन्सेप्ट होता है जुरिस्डिक्शन का कंसेप्चुअल, कि क्या ये मैटर आपकी जुरिस्डिक्शन में है, इन द सेंस कि हो सकता है टेरिटरी वही हो, लेकिन वो उस इदारे की पावर ही ना हो। तो वो भी जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो क्या हेल्थ का मैटर उसकी जुरिस्डिक्शन में है? नहीं, हेल्थ का मैटर एजुकेशन की जुरिस्डिक्शन में। इट्स नॉट जस्ट टेरिटरी, इट्स आल्सो कि वो क्या वो चीज़ जो है
वो उसके ज़ुमरे में आती है, ये जुरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट है। और जुरिसडिक्शन को आप इसी तरह कंसेप्चुअलाइज़ करें कि बेसिकली किसके ऊपर आपका इख्तियार है, इस तरह से समझें, ठीक है? तो स्टेट जुरिसडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें एक डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो टेरिटरी है, वो आपकी डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन है और उसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर आपको नहीं डिक्टेट कर सकती, ना उसमें वो कर सकती। आर्टिकल 2 क्या कहता है यूएन चार्टर का? Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state. कि उसकी जो टेरिटरी है, उसके अंदर हम नहीं उसको जो है वो कर सकते, ठीक है? तो ये जुरिस्डिक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि टेरिटरी के साथ जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और लिंक्ड है। अच्छा, इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लिमिट्स ऑन डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन, उसमें फिर एक बात आता है, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ह्यूमन राइट्स का क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कई केसेस में हम देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहे होते हैं और वो डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन में होते हैं और उस केस में फिर जो है कई मुल्क आपको मिलते हैं जो कि डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन जो है वो वायलेट करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें देखें डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन किस तरह से एक्सप्रेस होती है। डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन में क्या-क्या आ जाता है, लेजिस्लेटिव जुरिसडिक्शन होती है कि उस मुल्क की बेसिकली उस मुल्क का कंट्रोल होता है कि कंप्लीटली जो है लेजिस्लेटिव कंट्रोल उसका होगा। फिर एग्जीक्यूटिव जुरिसडिक्शन आ जाता है कि उतनी टेरिटरी में उसकी जो है एग्जीक्यूटिव उसका पूरा कंट्रोल होगा, ठीक है? ये सारे जो हैं वो उसके अपने कंट्रोल में होंगे। फिर जुडिशियल जुरिसडिक्शन होगा, जो उसकी टेरिटरी है उसमें कंप्लीट जुडिशियल जुरिसडिक्शन उसका होगा। अच्छा, अब इसमें और क्या कॉन्सेप्ट आता है, क्रिमिनल जुरिसडिक्शन का। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल जुरिसडिक्शन का। और क्रिमिनल जुरिसडिक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपकी बेसिकली कौन से केसेस आप ट्राई कर सकते हैं और कौन से आप जो है वो नहीं कर सकते। अब इसमें ये इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है क्रिमिनल जुरिसडिक्शन का। कैसे? कि कौन से केसेस आप ट्राई कर सकते हैं, क्रिमिनल कौन से नहीं कर सकते। उसमें डिफरेंट किस्म के असूल देखे जाते हैं क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में। सबसे पहला टेरिटोरियल प्रिंसिपल कि अगर मेरी टेरिटरी में केस हुआ है इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में, तो मैं उस केस को ट्राई करूँगा। आपके मुल्क में कोई आया हुआ है फॉरेनर, वो ड्रग्स लाया हुआ है, आपकी टेरिटरी पे हुआ है, तो इस बेसिस पे स्टेट्स क्लेम करती हैं जुरिसडिक्शन कि हमारे पास वो जुरिसडिक्शन है कि हम इसका केस ट्राई कर सकते हैं। फिर नेशनैलिटी प्रिंसिपल होती है। नेशनैलिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर हमारे नेशनल ने क्राइम किया है कमिट, तो बेसिकली हम फिर उसकी जो है वो कर सकते हैं उसको ट्राई, क्योंकि वो दूसरे मुल्क में भी है तो उसपे हमारी जुरिसडिक्शन है। फिर एक ये होता है कि पैसिव पर्सनैलिटी प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है कि अगर बेशक किसी ने फर्ज करें किसी बंदे ने अल-कायदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी थर्ड मुल्क में भी कोई ऐसा काम कर रही है, ठीक है? लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स आपके मुल्क में आ रहे हैं, इफ़ेक्ट्स डॉक्ट्रिन है, तो भी आप कह सकते हैं कि चूँकि उसने ठीक है मेरी टेरिटरी पे नहीं किया, उसने उस वो मेरा नेशनल नहीं है, लेकिन उसने जो भी काम किया, उसका इफ़ेक्ट मेरी टेरिटरी में आया है, तो फिर भी मेरी जुरिसडिक्शन जो है उस पे होगी। इस किस्म की जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट देखें यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे सबका ही जो है वो जो सबकी जुरिसडिक्शन होती है। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कोई पायरेसी है, वॉर क्राइम्स हैं, इनको हम कहते हैं ये क्राइम्स ऑफ यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन है। क्राइम्स ऑफ यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन क्या होते हैं? जिसमें जो किसी ने कहीं भी पूरी दुनिया में किया है, तो वो बेसिकली आप उनको ट्राई कर सकते हैं कि अगर वॉर क्राइम चेचनिया में भी हुआ है, तो हम अपने मुल्क में भी जो है वो उससे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि उसकी यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन है, ओके? इसके साथ ही एक एक्स्ट्राडिशन का भी कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है और एक्स्ट्राडिशन क्या होता है कि अगर कोई एक बंदे किसी ने क्राइम किया है, तो वो आप उसे क्या क्लेम करते हैं कि हमारे जो है वो हमें वो दें। अच्छा, वो हम बाद में देखेंगे एक्स्ट्राडिशन। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन।
ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई एक जब गवर्नमेंट अपनी टेरिटरी से बाहर किसी पे जो है वो जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सरसाइज करती है, इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो कहा जाता है। और वो किस तरह होती है कि जैसे अ, इसकी अगर एम्बेसी है, फर्ज करें कोई, अगर कोई एम्बेसी है, उस एम्बेसी में जो है एक उसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उस स्टेट की, क्योंकि वो उसकी टेरिटरी से बाहर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ये आपने ज़हन में रखना है। फिर एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है इम्यूनिटी फ्रॉम जुरिस्डिक्शन के, एक स्टेट के जो है जुरिस्डिक्शन से आपको इम्यूनिटी हासिल है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी और सॉवरेन इम्यूनिटी, ये आया भी था 2020 में। डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी क्या होती है कि आप उस स्टेट में काम कर रहे हैं, आप डिप्लोमेट हैं, आप उस सिस्टम के, उस मुल्क की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से आपको इम्यूनिटी हासिल है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सॉवरेन इम्यूनिटी या स्टेट इम्यूनिटी। स्टेट इम्यूनिटी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जिस जो कोई मुल्क होता है, मुल्कों को स्टेट इम्यूनिटी जो है वो हासिल होती है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये पहले बादशाहों के पर्सपेक्टिव में होता था, और बादशाहों के पर्सपेक्टिव में किस तरह था कि बादशाह सॉवरेन होता था, बादशाह सॉवरेन होता था, और बादशाह को जो है बेसिकली कोई भी दूसरा केस उस पे नहीं कर सकता था। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है? तो इसमें 2 तरह की बेसिकली अप्रोच हैं। और पहली एब्सोल्यूट इम्यूनिटी अप्रोच थी। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी अप्रोच होती है कि जो स्टेट है या सॉवरेन है उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी जो है हासिल है। अब एक और डॉक्ट्रिन भी आ गया हुआ है, रिस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी अप्रोच। रिस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी अप्रोच क्या है कि बेसिकली कुछ एक्ट्स हैं उसमें इम्यूनिटी जो है वो हासिल है, और कुछ एक्ट्स जो हैं उसमें इम्यूनिटी हासिल नहीं है। उनको सॉवरेन और नॉन सॉवरेन एक्ट्स जो है वो कहते हैं कि कुछ एक्शन स्टेट के ऐसे होते हैं जिसमें उनको इम्यूनिटी हासिल है, कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो नॉन सॉवरेन हैं। जैसे कि कमर्शियल एक्ट्स एक स्टेट के जो हैं वो ये नहीं हो सकता कि मुल्क पे केस नहीं हो सकता, उसको इम्यूनिटी हासिल है। अगर कमर्शियल रिलेशंस हैं, ऐसा कोई मसला है, तो उसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट जो हमारा वो है जो लॉ इसको डोमिनेट करता है वो है यूएन कन्वेंशन ऑन जुरिसडिक्शनल इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट्स एंड देयर प्रॉपर्टी। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपने जो है वो इसका एनालिसिस करना है कि बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसमें पूछा भी ऐसे ही जाएगा। इसमें पूछा कैसे जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट दें, स्टेट इम्यूनिटी क्या है, सॉवरेन इम्यूनिटी क्या है, डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी क्या है। एक-एक कॉन्सेप्ट को आप अलग समझ के बेसिकली आईलॉ प्रिपेयर करें, क्योंकि वो आपसे बेसिकली पूछेगा भी इसी पर्सपेक्टिव में कि ये इसको इससे जो है वो आप डिफरेंशिएट करें, ठीक है? कोई केस जो आपको पता हो इम्यूनिटी का? किसी के पास कोई एग्जांपल डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी की या स्टेट इम्यूनिटी की? रेमंड डेविस डिप्लोमैट नहीं था, उसने वो दिया था अ, उसके ऊपर दूसरा लॉ अप्लाई हुआ था, जो इस्लामिक लॉ था, उसने पैसे दे के उसको वो जो है यहाँ से लेके जाया गया था, ठीक है? कोई और किसी के पास एग्जांपल? हाँ, दियत, बिल्कुल, दियत दे के उसका किया था। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी है। एक मेन एक एक्सट्रेडिशन पे हम आते हैं, उसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। एक्सट्रेडिशन एज़ अ टॉपिक ही पूरा जो है ना हमने करना है। चलें, अब आगे आते हैं। अगला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप इंटरनेशनल लॉ में समझेंगे वो है सक्सेशन टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। सक्सेशन टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से क्या मुराद है कि आप बेसिकली सक्सेशन क्या होता है? किसी चीज़ को सक्सीड करना कि एक के बाद दूसरा, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के फर्ज़ करें एक मुल्क के बाद दूसरा मुल्क बन गया है, टूट गया है। एक मुल्क टूट के 2 मुल्कों में कन्वर्ट हो गया। तो वो पिछला मुल्क जो था, जैसे ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया ब्रेक होके इंडिया और पाकिस्तान बन गया है, तो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स थी पहले, वो बेसिकली आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी या क्या होगा? ये सक्सेशन कहलाता है, स्टेट सक्सेशन। अफेक्ट्स ट्रांसफर ऑफ राइट्स, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, प्रॉपर्टी फ्रॉम अ प्रीवियसली वेल एस्टैब्लिश्ड स्टेट। कि एक स्टेट पहले एग्जिस्ट करती थी, वो स्टेट कोलैप्स कर गई, और उसकी आगे जो डिफरेंट आप कह सकते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं पिछले के थे, वो क्या आगे ट्रांसफर होंगी, नहीं होंगी? ये बहस जो है, ये बेसिकली इसमें होता है। क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस और इश्यू क्या बेसिकली
आते हैं स्टेट सक्सेशन से, कि एक स्टेट से जब अगले जो होते हैं तो फिर किस तरह से उसको लेके जाने। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान का जो बॉर्डर था वो ब्रिटेन ने जो है वो डील की हुई थी जो अमीर और अफगानिस्तान से, ये ड्यूरन लाइन वाला जो है। बाद में पाकिस्तान ने वही सक्सीड करके पाकिस्तान के पास वो अरेंजमेंट आ गया, लेकिन अफगानिस्तान भी उसको मानता। तो ये बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है। कई मसले होते हैं, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं कि दो मुल्कों के बीच में कोई अगर ट्रीटी ऑब्लिगेशन है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड कैसी होगी, ठीक है। पिछले मुल्क ने ट्रीटी की थी, अब वो टूट के नया मुल्क बन गया, वो होगा। कई होते हैं कर्जा पीछे मुल्क ने लिया होता, वो कर्जा अगले मुल्कों को ट्रांसफर होगा। अगर ब्रिटेन ने कर्जा लिया होता है तो क्या इंडिया पाकिस्तान वो देंगे यहाँ से जाने के बाद। इस तरह की ये पूरी बहस है। नई नेशनैलिटी क्या होगी और मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, अगर ब्रिटेन ने इंडिया के तौर पे यूएन में था, वैसे बात कर रहा हूँ, तो क्या बाद में उस यूएन की जो कुर्सी इंडिया वाली थी, मतलब इंडिया की जो कुर्सी यूएन में होगी, तो वो उसको नए इंडिया को मिल जाएगी? क्या इंडिया पिछले को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये स्टेट सक्सेशन के एक मसाइल हैं। फिर स्टेट प्रॉपर्टी दूसरे मुल्कों में होती है, उसका एक मसला होता है कि वो किसके हाथ में जाएगा। तो स्टेट सक्सेशन जो है वो ये है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली इसमें किस किस्म के जो है वो मसले आते हैं, क्योंकि देखिए जब स्टेट सक्सेशन होती है तो लीगल पर्सनैलिटी पे सारी बात आती है कि कौन सा लीगल पर्सन जो है, अब कोई नया वजूद में आ गया है, वो पिछले की लीगल पर्सनैलिटी को कैरी फॉरवर्ड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। एक इसमें दो मोड्स ऑफ सक्सेशन है। एक होता है यूनिवर्सल सक्सेशन। यूनिवर्सल सक्सेशन ये होता है कि एक ही मुल्क दूसरे में कन्वर्ट हो गया, जैसे चाइना है। चाइना पहले नेशनलिस्ट चाइना था और वो उधर ही कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, वही टेरिटरी थी, अब वो कम्युनिस्ट चाइना बन गया। फिर एक है पार्शियल सक्सेशन। पार्शियल सक्सेशन क्या है कि एक मुल्क टूट के मल्टीपल टेरिटरीज में आ जाए, जैसे कि युगोस्लाविया ब्रेक हुआ, यूएसएसआर हुआ, ये जैसे ब्रिटिश यहाँ से गया है, तो ब्रिटिश यहाँ से गया है, तो उसमें क्या हुआ है कि दो बेसिकली आपको नजर आ रहे हैं कि मुल्क बन गए हैं, तो वो मल्टीपल उसमें जो है वो हो गए। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स क्या होती हैं स्टेट सेक्शन में इन्वॉल्व। प्रीडिसेसर स्टेट, जो पिछली स्टेट थी, ये कॉन्सेप्ट है, उसको प्रीडिसेसर कहते हैं, वो पिछली स्टेट थी। फिर सक्सेसर स्टेट है कि वो स्टेट्स जो बाद में बनेंगी, जैसे अगर ब्रिटिश इंडिया यहाँ से गया है तो पाकिस्तान भी सक्सेसर है, इंडिया भी है। फिर एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूटर स्टेट का। कॉन्टिन्यूटर स्टेट क्या होती है कि जब कोई स्टेट ब्रेक हो जाए तो पिछले को कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा। जैसे पाकिस्तान के जब दो हिस्से हुए तो वो एक नया मुल्क बन गया, जो पिछला पाकिस्तान था वो नया वाला जो मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया अब जो हम पाकिस्तान में। तो ये होता है जैसे अगर यूएसएसआर ब्रेक हो गया तो यूएसएसआर ब्रेक होने के बाद रशिया ने जो है उसको उसकी कॉन्टिन्यूटर स्टेट है, ठीक है। रशिया उसकी कॉन्टिन्यूटर स्टेट है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब इसमें जो है एक मसला साथ ही आता है, हमने रिकग्निशन देखी थी और रिकग्निशन के साथ ये एक मसला जुड़ा हुआ है कि जब एक नई स्टेट सक्सेशन होती है तो उसको रिकग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो वो मसला इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, आपने इन दोनों को इकट्ठे करके जो है वो देखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेट सेक्शन को लेके, वो आप देख लें। स्टेट सेक्शन में ये कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल सक्सेशन। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जो अगर एक नई बेसिकली स्टेट बन रही है उसको तमाम जो पिछली उसकी राइट्स और ऑब्लिगेशंस थी, मतलब एक नया मुल्क बना है फर्ज करें, वो तमाम जो है अगर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है वो तमाम पिछली ऑब्लिगेशंस कैरी फॉरवर्ड होंगी, ये थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल सक्सेशन है। फिर एक है कॉन्टिन्यूटी थ्योरी ऑफ स्टेट सक्सेशन। ये है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक मिनट मुझे देख लेते हैं इसमें क्या फर्क है। जी, अच्छा ये देखें इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी में ये होता है कि आपकी टेरिटरी अगर कंटिन्यू हो रही है, जितना पार्ट आप पे अप्लाई होता है, ठीक है, तो उतना जो है वो आप उस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जो अगर पाकिस्तान वाला हिस्सा है तो वो पाकिस्तान पे अप्लाई हो जाएगा, उतना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर अगला है नेगेटिव स्टेट, नेगेटिव थ्योरी, क्लीन स्टेट डॉक्ट्रिन। इसमें क्या होता है क्लीन स्टेट डॉक्ट्रिन में कि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, कि आपका कोई भी किसी भी किस्म का जो कोई भी पिछले ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे।
आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपकी एक नई लीगल पर्सनैलिटी है और आप पे पिछली जो कमिटमेंट्स हैं वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है? तो ये बेसिकली कुछ थ्योरीज ऑफ स्टेट सक्सेशन है। स्टेट सक्सेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें आप कोसोवो को देखिएगा, हमारी दफ़ा एक क्वेश्चन आया था कि कोसोवो ने जो है एक अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, तो उसमें सक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है और इस किस्म की उसमें पेचीदगियाँ जो है उन्होंने पूछी हुई थी। तो ये ज़रूर जो है वो आप देखिएगा। कॉजेज़ ऑफ स्टेट सक्सेशन क्या होती हैं? किन वजूहात से स्टेट्स जो हैं सक्सीड करती हैं? मुल्क अलग हो सकता है, सेपरेशन जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान के केस में हुआ, ओके। डिसोल्यूशन हो सकता है, पिछला मुल्क जो है वो टूट जाए, तो वो डिसोल्यूशन कहलाता है, ठीक है? एक है कि आप अलग हो गए हैं, उससे अगला क्या कॉन्सेप्ट है कि आप जो है मुल्क ही टूट के मुख्तलिफ उसमें बन गए, जैसे कि यूएसएसआर का था, वो मुल्क ही टूट गया था। यूनिफिकेशन भी होती है, 2 मुल्क थे वो मर्ज होके एक नया मुल्क बना रहे हैं, तो पिछले दोनों गायब हो गए, ये यूनिफिकेशन है। एब्ज़ॉर्प्शन क्या है कि 2 मुल्क हैं, किसी एक ने दूसरे को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है या एनेक्स कर लें, तो वो उसमें भी वो सक्सेशन तो नहीं होगा क्योंकि वो एनेक्सेशन है, लेकिन एब्ज़ॉर्प्शन में ये है कि दोनों विलिंगली जो हैं, वो एक दूसरे में मर्ज हो गए, ठीक है? या फिर कॉलोनियल इमांसिपेशन है। कॉलोनियल इमांसिपेशन क्या है कि आप बेसिकली आपको जो है, आपको कॉलोनियल मास्टर से आपने आज़ादी हासिल कर ली, ये कॉलोनियल इमांसिपेशन है, तो स्टेट सक्सेशन हो जाएगी। इसमें जो है कौन-सा लॉ अप्लाई होता है? इसमें ये लॉ अप्लाई होता है, ये वियना कन्वेंशन देखें, वियना कन्वेंशन ऑन द सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट टू ट्रीटीज़ 1978, ठीक है? इसको ज़हन में रखिएगा। वियना कन्वेंशन ऑन द सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट टू ट्रीटीज़। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो भी सवाल आए, ठीक है? जो भी सवाल आए, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी उससे रिलेटेड स्टैच्यू है, उसको आपने जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस देनी है। इस सेंस में कि अगर डिप्लोमैटिक नॉर्म्स कहा जाए तो डिप्लोमैटिक वाला देखें, अगर सक्सेशन कहा जाए तो सक्सेशन वाला करें। उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं और वो बेसिकली आपने एक आध जो होता है वो ज़रूर कोट करना है अपना जो स्टांस देने के लिए। इसमें केस स्टडीज़ देख लें और केस स्टडीज़ कौन-सी हैं? यूएसएसआर और रशिया उससे बना, ये इसकी कॉन्टिन्यूटी स्टेट थी। कोसोवो सर्बिया से निकला, इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान, उसकी देख लें कि किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करना है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है 1949 में, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है। इंडिया पाकिस्तान 1947 में, ये डिफरेंट केस स्टडीज़ हैं। पाकिस्तान के जो 2 हिस्से हुए, ये भी इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। आप में से अगर किसी को कोई एग्ज़ाम्पल पता है तो वो बताएँ। स्टेट सक्सेशन की कोशिश करें, इस तरह जो है वो आइडिया बेहतर एब्ज़ॉर्ब होगा। स्टेट सक्सेशन की कोई एग्ज़ाम्पल जो हमने डिस्कस नहीं की, साउथ सूडान और ईस्ट तिमोर। जी, कोई और बताएँ, बाकी भी तो बताएँ। न्यू गिनी का मुझे केस नहीं पता, उसका क्या केस है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सोचें-सोचें और कोई केस। अच्छा चलें, कोई नहीं, ये एग्ज़ाम्पल्स देख लें और ये केस स्टडीज़ जो है ना वो आपने कोट कर देनी है इसके अंदर। जी, ये आइडिया समझ आया स्टेट सक्सेशन का? बस बेसिक आइडियाज़ जो हैं वो क्लियर करते जाएँ, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी उसके ऊपर बिल्ड करना जो है वो मसला नहीं होगा। जी, क्लियर हुआ स्टेट सक्सेशन होती क्या चीज़ है? एक स्टेट पहले एग्ज़िस्ट करती थी, अभी तो शुरू हुए हैं, 5 मिनट ब्रेक क्यों चाहिए? थक गए हैं? आपने मैच देखना है? फिर हम कोर्स नहीं पूरा सही तरह कर पाएँगे, मैं इस वज़ह से कह रहा हूँ। अच्छा चलें, आप 5 मिनट तक ना 8:40 पे हम करते हैं, ठीक है? 8:40 पे आप लोग आ जाएँ।
जी, आ गए आप लोग वापस? चलें आगे शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, एक और कॉन्सेप्ट जो है वो इसके साथ लिंक्ड है सक्सेशन के साथ, वो है राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन। और वो ये कॉन्सेप्ट है कि क्या किसके पास राइट है सेल्फ डिटरमिनेशन का, किसके पास नहीं है, किस केस में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। Right to self-determination means the right of a particular group of people to freely determine and control their political, economic and socio-cultural destinies. क्या अपनी मर्जी से बेसिकली वो कुछ भी डिटरमिन कर सकें। और राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन का मसला क्या है इस सेंस में कि उससे सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो है ना वो होती है कि आप कोई भी डिक्लेयर करते हैं कि जो है हम सेपरेट हैं, हम एक अलग मुल्क जो है बनाना चाहते हैं, ठीक है? सेल्फ डिटरमिनेशन जो है उसका हमें कहाँ लॉ मिलता है यूएन इंटरनेशनल लॉ में आर्टिकल 1 देखें यूएन चार्टर का। आर्टिकल 1 क्या कहता है? टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटरमिनेशन ऑफ पीपल्स एंड टू टेक अदर अप्रोप्रिएट मेजर्स टू स्ट्रेंथन यूनिवर्सिटीज। ओके, फिर इसमें आप ये भी कोट कर सकते हैं जनरल असेंबली डिक्लेरेशन ऑन द ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू कॉलोनियल कंट्रीज एंड पीपल्स। इसका क्या आर्टिकल 1 कहता है? recognizes the right of all peoples to self determination कि सबके पास ये हक है कि वो अपना अपनी डेस्टिनी, अपना पॉलिटिकल सिस्टम, अपना हर चीज को खुद जो है वो डिटरमिन करें। तो ये कुछ डिफरेंट स्टैट्यूज हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके साथ एक और चीज लिंक है, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स। नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स क्या होती हैं कि वो एंटिटीज जो कि किसी मुल्क की आज़ादी के लिए लड़े होते हैं या कुछ सेसीड कर जाते हैं, अलग मुल्क बनाने की कोशिश करते हैं या कोई एक चीज़ जो है वो करते हैं। इसको इस कॉन्सेप्ट को भी अपने ज़हन में रखिएगा। नेशनल लिबरेशन मूवमेंट वो हम किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी मूवमेंट जो कि अपने लोगों को लिबरेट कराने की कोशिश कर रही होती है, सही है? कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स को? ये हम इस पे बात कर सकते हैं। डिपेंडिंग के क्वेश्चन कैसे आता है? सेल्फ डिटरमिनेशन के एंगल से क्योंकि वो लिबरेट करना चाह रहे हैं, तो उनके पास सेल्फ डिटरमिनेशन का राइट है, तो उसमें सेल्फ डिफेंस का भी आप आर्गुमेंट कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन पे लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी अप्लाई होगा कि अगर तो वो बाय फोर्स लिबरेशन मूवमेंट्स हैं, तो उनको ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। फिर और कौन-सा लॉ अप्लाई होगा या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा स्टेट सक्सेशन का कि अगर लिबरेशन मूवमेंट एक सेसीड कर जाती है कि एक अलग मुल्क हमने बना लिया, तो स्टेट सक्सेशन का भी एक उसके ऊपर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है? फिर रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा कि वो अगर एक नया मुल्क बना के हैं लिबरेशन मूवमेंट, तो कोई उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, कोई उसको नहीं कर रहा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक से दूसरे की एप्लीकेशन होगी। फिर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट लिंक हो सकता है कि जैसे अगर एक नया मुल्क बन गया है और वो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ने नया मुल्क बनाया है, तो उनकी क्या स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई वो ऐसा एक्शन ना कर दें जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो। तो इस तरह आपने रिकॉग्निशन का, जुरिसडिक्शन का और ये डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरलिंक करके उसको एक्सप्लेन करना है। ये भी अप्लाई हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इंटरनेशनल लॉ का पेपर आपने इसी तरह ही करना है। अब हम आते हैं एक सेक्शन में द स्टेट एंड द इंडिविजुअल के। एक स्टेट और इंडिविजुअल का जो ताल्लुक है, वो बेसिकली क्या है? उससे रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ। उसमें डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट हैं, ये बड़ा आसान सा ही है। पहला है नेशनैलिटी। ये एक स्टेट का लिंक होता है एक इंडिविजुअल के साथ, नेशनैलिटी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेशनैलिटी क्या होती है? द बॉन्ड व्हिच यूनाइट्स अ पर्सन टू अ गिवन स्टेट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स हिज मेंबरशिप इन द पर्टिकुलर स्टेट। तो नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल लॉ में कि कौन किस मुल्क का नेशनल है, उससे बड़ी चीजें आगे डिसाइड होती हैं, उस पर लॉ कौन सा अप्लाई होगा, किस तरह से पूरी चीज को जो है वो देखा जाएगा। नेशनैलिटी कैसे आप एक्वायर करते हैं? आप बाय बर्थ कर सकते हैं। बाय बर्थ क्या है कि आप वहाँ पैदा हो गए हैं, सही है। बाय नेचुरलाइज़ेशन कर सकते हैं। नेचुरलाइज़ेशन क्या होता है कि आप उस मुल्क में रह रहे हैं या वहाँ के किसी फर्द से शादी कर लेते हैं, ये इसको नेचुरलाइज़ेशन कहते हैं।
और एक होती है रिजम्पशन। रिजम्पशन क्या होती है कि आप अपनी नेशनैलिटी जो कि लूज़ कर चुके थे, वो आप दोबारा एज़्यूम कर लें कि आपको हमने कैंसल किया है, अगर आप ये करें तो आपको दोबारा दे देंगे, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सब्जुगेशन है कि आपके एरिया पे किसी और ने कब्ज़ा कर लिया, अब आप किसी और में। अब क्राइमिया में जो लोग थे, यूक्रेन के नेशनल थे, अब रशिया ने एनेक्स कर लिया है, तो अब वो रशिया के नेशनल्स हैं। फिर सेशन है, जैसे सॉवरेनिटी चेंज होगी तो वहाँ नेशनैलिटी भी चेंज होगी। सेशन है कि आपने अपनी टेरिटरी किसी और को दे दी है, बेच दिया है या जो भी, तो वहाँ के लोगों की भी नेशनैलिटी चेंज हो जाएगी। मोड्स ऑफ लॉस ऑफ नेशनैलिटी भी होता है कि कई जो है आप नेशनैलिटी लूज़ भी कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो अपनी नेशनैलिटी ख़त्म करा देते हैं, उस मुल्क की रिलीज़ हो सकता है, ठीक है। फिर बाय रिलीज़ है वो खुद गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से कर दे। बाय डेप्रिवेशन है, डेप्रिवेशन ये है कि आपको उन्होंने सज़ा दे दें कि बस ठीक है हम आपकी ख़त्म कर देते हैं एज़ अ पनिशमेंट, सही है। इस तरह भी हो सकता है लॉन्ग रेज़िडेंस अब्रॉड, बहुत टाइम के लिए बाहर आएँ, कोई लॉ वायलेट कर दें, इस मुल्क का कितने साल आप नहीं रह सकते, जो भी बेसिकली है। रिनंसिएशन है कि आपने खुद ही जो है वो उसको रिनाउंस कर दिया कि मैंने जो है ये नेशनैलिटी नहीं रखनी, तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर डबल नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है। डबल नेशनैलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास 2 नेशनैलिटी हो, जिसको हम ड्यूअल कहते हैं। अ पर्सन एन्जॉयिंग द नेशनैलिटी ऑफ मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट, जी, 2 की हो। फिर एक कॉन्सेप्ट है स्टेटलेसनेस। स्टेटलेसनेस क्या होता है? जिसकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती। ये भी ऐसे होता है। जैसे अभी कई जो फाइटर्स थे आईसिस वगैरह के, जिस तरह वो एक सिचुएशन थी, वो लड़की की एक जो इंग्लैंड से गई थी, उसकी नेशनैलिटी कैंसल कर, अब वो सीरिया में ही बस है और वो उसकी कोई आगे ना पीछे, ठीक है। तो ये स्टेटलेसनेस है, तो इसको ये भी एक स्टेट होती है स्टेटलेसनेस। कौन से लॉज हैं जो नेशनैलिटी और इसको लेके चलते हैं? हेग कन्वेंशन हैं, जिनीवा कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज है, जिनीवा कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन्स हैं, और ह्यूमन राइट्स जो है बेसिकली वो उसमें अप्लाई हो जाएंगे। उसमें भी एक तो हैं, क्योंकि उसका आर्टिकल 15 कहता है एवरीवन हैज अ राइट टू नेशनैलिटी, तो ये भी एक राइट है। द कन्वेंशन ऑफ द रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस, इस किस्म के डिफरेंट किस्म के हमें नजर आते हैं। फिर ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स भी एक इंडिविजुअल लेवल का कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ का। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल को हासिल होते हैं, और ह्यूमन राइट्स जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो डेवलप हुए हैं, और हमें इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो नेचुरल लॉ से ही मिलती है। नेचुरल लॉ से आगे डेवलप हो जाते हैं ह्यूमन राइट्स के, नेचुरल राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स। और फिर यूएन का डिक्लेरेशन है 1948 का। पॉइंट ये है कि तमाम जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है, एक तरह का जस्ट कोजेंस ही बन चुका है कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनको ये राइट्स दिए जाएं। डिफरेंट राइट्स हैं यूएन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के। आर्टिकल 1 है तमाम जो लोग हैं वो इक्वल होंगे, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, नो स्लेवरी, नो टॉर्चर, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ठीक है। इस किस्म के डिफरेंट, राइट टू इम्पार्शियल हियरिंग, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इस तरह के जितने आइडियाज हैं वो सारे के सारे जो हैं बेसिकली वो अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड, जो कि आपने ज़हन में रखनी है कि ये डिफरेंट राइट्स हैं जो कि स्टेट अप्लाई करती है, एक इंडिविजुअल को देती है। ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। राइट टू फैमिली, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट फ्रीडम ऑफ थॉट। बस आप कोशिश करें 2-4 मेन चीज़ें याद करें। मेन आइडिया ये है कि स्टेट जो है वो ह्यूमन राइट्स भी प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के। जेनोसाइड कन्वेंशन है, जेनोसाइड कन्वेंशन क्या कहता है कि बेसिकली आप जेनोसाइड नहीं करेंगे। जेनोसाइड की डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है? विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट अ नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप। आप बाय फोर्स कॉन्शियसली किसी ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। तो ये एक क्या रिलेशन है स्टेट और इंडिविजुअल का कि ह्यूमन राइट्स स्टेट्स इंश्योर करती है, सही है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन है, वो भी आप देख सकते हैं कि किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली आप देख सकते हैं। इसके न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हैं, यूगोस्लाविया, रवांडा का ट्रायल है, रवांडन ट्राइब्यूनल है। इंडिविजुअल्स वॉर क्राइम्स कर रहे हैं या स्टेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ वॉर क्राइम्स कर रही है, तो वो भी कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। ठीक है।
फिर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सट्रेडिशन का, और एक्सट्रेडिशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी बेसिकली एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है इवेंचुअली आप एक बंदे को लेके जा सकते। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, एक्सट्रेडिशन क्या होती है कि फर्स्ट करें कोई क्रिमिनल है, और वो जो क्रिमिनल है वो बेसिकली एक दूसरे मुल्क में बैठा है, और आप उसको जो है अपने मुल्क में जो है वो बुलाना चाह रहे हैं कि वो उस मुल्क में उसने कोई क्राइम किया है, आपके मुल्क का कोई क्राइम है, वो बंदा बाहर बैठा हुआ है और उसको आप अपने मुल्क में बुलाना चाह रहे हैं। अ स्टेट डिलीवर्स अ फ्यूजिटिव क्रिमिनल टू अनदर स्टेट वेयर ही हैज कमिटेड क्राइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक्सट्रेडिशन जो है इसके अंदर कुछ असूल हैं। एक्सट्रेडिशन इसमें क्या असूल हैं कि नॉन एक्सट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल्स को जो है वो एक्सट्राडाइट नहीं किया जाता। प्योर क्रिमिनल होना चाहिए, जो क्रिमिनल फॉर द सेक ऑफ क्रिमिनल वो होना चाहिए। पॉलिटिकल क्रिमिनल्स नहीं हो सकते, मिलिट्री क्रिमिनल्स, इस डिजर्शन वगैरह इस तरह नहीं हो सकते। ठीक है, रिलीजियस क्रिमिनल नहीं हो सकते कि यार इसके ये बिलीफ्स हैं तो हम उसको जो है वो करेंगे। तो ये थोड़ा सा चीजें आपने देखनी है, ये इसके कुछ असूल हैं। कुछ और रूल्स भी हैं एक्सट्रेडिशन से रिलेटेड, ये थोड़ा सा समझ लें। एक होता है रूल ऑफ स्पेशलिटी। रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या होता है कि जिस क्राइम के लिए आप उसको वापस ला रहे हैं उसी के लिए आप उस पर केस चलाएंगे। ये नहीं हो सकता कि उसको कहें उस स्टेट को कि मुझे दे दें, मैंने इस पे इसका केस चलाना है, वापस लाके उस पर कुछ और करते हैं। सही है, डबल जेपटी नहीं होगी। डबल जेपटी क्या होती है कि जिस पे कानून कोई हो चुका हो, जिस पे कोई केस पूरा फैसला हो चुका हो, दोबारा उस पर आप नहीं कर सकते। ड्यूअल क्रिमिनलिटी, और ड्यूअल क्रिमिनलिटी क्या होती है? ड्यूअल क्रिमिनलिटी ये होती है कि वो क्राइम जो है वो दोनों मुल्कों में क्राइम हो। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में क्राइम है, ये भी एक बेसिकली कई मुल्कों में होता है कि इट शुड बी अ क्राइम इन बोथ कंट्रीज, तब वो कंट्री एक्स्ट्राडाइट करेगा। और जनरली ये एक बायलेटरल प्रोसेस होता है, और दोनों मुल्क जो हैं वो बेसिकली एक दूसरे के उन्होंने ट्रीटी की हुई होती है। ठीक है, कि एक हमेशा बायलेटरल प्रोसेस होता है। ठीक है, और वो बायलेटरल प्रोसेस में अगर तो वो ट्रीटी हुई भी हो तो एक्सट्रेडिशन होता है, ये ऑटो पे नहीं होता। सही है, अब इसमें पाकिस्तान का एक्सट्रेडिशन एक्ट है उसको थोड़ा सा देख लें, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं क्योंकि उन्होंने ये दिया हुआ है पीछे सिलेबस में, तो इसलिए उसका भी एक समरी देख लें। पाकिस्तान का क्या एक्सट्रेडिशन एक्ट है, उसमें वही वाली बातें हैं कि कोई हम सरेंडर नहीं करेंगे अगर वो पॉलिटिकल क्रिमिनल है, अगर जो है उसमें कोई रिलीजन, रेस, उस किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। रिक्वेस्ट शुड बी मेड फ्रॉम डिप्लोमेटिक मिशंस, और इस किस्म की कोई डिटेल्स हैं। और उसमें ऑफेंसेस भी उन्होंने बता दिए कि जिस पे एक्सट्रेडिशन होगी: मर्डर, रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, स्लेव ट्रेड, ब्राइबरी, परजरी, आर्सन, ये काउंटर करेंसी, प्योर क्राइम वाली जो चीजें हैं, ठीक है, वो बेसिकली जो हैं इसमें आती हैं। अब इसको इन शॉर्ट अगर आपने समझना है तो बेसिकली है क्या सीन? सीन ये है कि आप प्योर कोई क्रिमिनल हो, प्योर क्राइम उसने किया हो, जैसे कत्ल या ये वो। पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को नहीं आप कर सकते कि जी ये तो हाँ, ये व्यूज रखता है, वो व्यूज रखता है। वो पॉलिटिकल व्यूज जो भी रखता हो उस पर एक्सट्रेडिशन नहीं कर सकते। वो जो है बेसिकली कोई भी वो रखता हो, क्या नाम है, अगर रिलीजियस व्यूज रखता हो, किसी किस्म के इस तरह के सोशल चीज की वजह से अगर वो कोई भी व्यूज रखता हो तो उस पे आप एक्सट्रेडिशन नहीं कर सकते। ही हैज टू बी अ क्रिमिनल। और तो ये आपने जहन में रखना है। एक्सट्रेडिशन की एग्जांपल्स आप देख लें, जूलियन असांज है जो कि विकीलीक्स के फाउंडर हैं। ठीक है, वो जो है इक्वेडोरियन एम्बेसी में छुपे हुए थे, और उनको जो है एक्सट्राडाइट करने की यूएस अटेम्प्ट कर रहा है। फिर आप एडवर्ड स्नोडेन देख लें। एडवर्ड स्नोडेन, एडवर्ड स्नोडेन का क्या है कि वो बेसिकली यूएस के जो है सिक्योरिटी एजेंसी के थे, तो उनके पास काफी सीक्रेट्स थे। वो रशिया में जाके बैठे हुए, यूएस उनको एक्सट्राडाइट करने की कोशिश करे। हमारे यहाँ केस देख लें, हम लोग एक दो पॉलिटिकल लीडर्स को एक्सट्राडाइट करने की कोशिश कर रहे थे पिछले दिनों, आपने केस देखा था। फिर हांगकांग में एक्सट्रेडिशन से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे कि वहां हांगकांग से कोई भी बंदा एक्सट्राडाइट करके एक मेन लैंड चाइना में जो है वो आ सकता है, और उसको जो है एक्सट्राडाइट करके उस पर क्राइम चलाया जा सकेगा। जी।
ये समझ आया आप लोगों को? कोई एग्जांपल दें एक्सट्रेडिशन की? कोई एग्जांपल एक्सट्रेडिशन की? जी, वो भी उन पे अप्लाई हो सकता है। और कुछ? अल-कायदा टेररिस्ट पाकिस्तान एक्स्ट्राडिटेड टू यूएस, बिल्कुल, बिल्कुल अप्लाई हो सकता है। पिनोशे केस हैड सम एलिमेंट्स ऑफ एक्स्ट्राडिशन, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक्स्ट्राडिशन के है, इसके वो लॉज़ आपने ज़हन में रखने हैं, रूल ऑफ स्पेशलिटी, ड्यूल क्रिमिनलिटी और नो डबल जेopardy। ये आ जाती होती हैं छोटी-छोटी चीज़ें, और ये छोटी-छोटी चीज़ें मरवाती हैं इसमें इंटरनेशनल लॉ के पेपर में, सही है। अगला एक कॉन्सेप्ट है असाइलम का। असाइलम का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी को अपने मुल्क में प्रोटेक्शन देते हैं। तो एक्स्ट्राडिशन से बिल्कुल ही उल्टा एक कॉन्सेप्ट है असाइलम का। अ स्टेट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू अ पर्सन हु सीक्स इट ईदर ऑन इट्स ओन टेरिटरी और एट सम अदर प्लेस अंडर इट्स कंट्रोल। कि आप जो हैं उसको रिफ्यूज देते हैं, सिंपल। अच्छा, इसमें क्या है कि बेसिकली असाइलम क्रिमिनल्स को नहीं दिया जाता, या इस तरह के क्राइम किए हुए कोई भाग रहा हो वो नहीं दिया जाता। मतलब ये है, लेकिन ये जनरली काफ़ी पॉलिटिसाइज़्ड किस्म की चीज़ है। कोई भी जो दूसरे का अगेंस्ट ऑपरेट कर रहा होता है, उसके खिलाफ जो है वो असाइलम जनरली दे दिया जाता है। किस-किस किस्म के असाइलम होते हैं? टेरिटोरियल असाइलम है। टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है कि आप अपने मुल्क में उसको असाइलम दे दें, ठीक है? जब आप उसको अपने मुल्क में असाइलम दे देते हैं, तो वो टेरिटोरियल जो है, वो बेसिकली असाइलम कहलाता है, ठीक है? फिर अगला पॉइंट होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमैटिक असाइलम। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमैटिक असाइलम क्या होता है कि आप अपनी एम्बेसी में उसको असाइलम देते हैं, या आपकी टेरिटरी से बाहर एक जगह ना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, उसमें असाइलम देते हैं, या डिप्लोमैटिक असाइलम भी इसे कहा जाता है। काउंसलर प्रेमिसेस में, वॉरशिप्स में या वेसल में या एम्बेसी में, ये काफ़ी जो है वो होता है कि एम्बेसी में, क्योंकि जो एम्बेसी होती है वो उस मुल्क की एक तरह की टेरिटरी ही कंसिडर होती है। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है इसे असाइलम कहा जाता है, सही है? डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में? एक में टेरिटरी आपकी होती है, वो टेरिटरी से बाहर होता है। सोवरेनिटी आपकी उस तरह नहीं होती उस जगह पे। तो ये कुछ जो हैं वो इसमें फ़र्क आ जाते हैं। इसमें असाइलम केस देख लें कि जो जूलियन असांज का केस है, या एडवर्ड स्नोडेन को असाइलम बेसिकली, एडवर्ड स्नोडेन को रशिया ने असाइलम दिया हुआ है, और वो वहाँ पे जो है रशिया में बैठा हुआ है। तो वो एक केस है, वो ज़रूर देखें। अच्छा, यहाँ पे अब अगला कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, ये भी देख लें, दैट इज़ द स्टेट एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्टेट एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है कि आपके स्टेट और उसके साथ जुड़ा हुआ है इंटरनेशनल लॉ और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसमें एक ही टॉपिक है व्हिच मेक्स सेंस, जो इस कैटेगरी में आता है, वो है लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज 1982। यूएन क्लॉज 1982, यूएन क्लॉज 1982 का लॉ है जो लॉ ऑफ द सी है। और लॉ ऑफ द सी जो है उसकी डेवलपमेंट देख लें, ये वो लॉ है जो कि आपके सी के रिलेशंस को लेके चलता है कि किसकी कितनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, ठीक है? ये बेसिकली इस तरह से चलता है। तो इसमें पहले यूएन क्लॉज़ 58 में था, फिर 60 में आया, फिर ये जो फाइनली है इसके ऊपर ये डिस्कशंस होते-होते 1982 में। अब आपने 1982 वाला जो है उसी को लेके चलना है। इसको मैं थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ, थोड़ी-सी टर्म समझ लें, फिर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अंदर वोकैब्युलरी है पूरी। इंटरनल वाटर होता है जो आपकी लेक्स और इस तरह की चीज़ें मुल्क के अंदर हों, ठीक है? बेसलाइन का एक कॉन्सेप्ट है। बेसलाइन क्या चीज़ होती है? जो आपके मुल्क की आखिरी एज हो समंदर से पहले, वो बेसलाइन है जो एक ली जाती है, ये बेसलाइन है। वहाँ से आगे टेरिटरी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। आइलैंड आपको पता है क्या होता है? आर्किपेलागो क्या होता है जिसमें मल्टीपल जो हैं वो होते हैं, जो आइलैंड्स होते हैं, जैसे इंडोनेशिया है, ठीक है? टेरिटोरियल सी है, अब वो मैं आपको आगे बताता हूँ, थोड़ा डायग्राम जो आएगी ना, 1 मिनट। जी। अच्छा, ये बेसिकली आपने समझना है। और असूल क्या है? असूल ये है, ये जो यूएन क्लॉज़ 1982 में, कि आपकी जो बेसलाइन है, जो आपकी एज है, जहाँ पे आपका बेसिकली समंदर
शुरू होता है, जो आपका एक एज होगा लैंड का, उसको बेसलाइन कहेंगे। और उस बेसलाइन से बेसिकली 12 नॉटिकल माइल्स आपका होगा टेरिटोरियल सी। ठीक है, ये आप देखें यहाँ से, ये है 12 टेरिटोरियल नॉटिकल माइल। बेसलाइन से आगे 12 नॉटिकल माइल आपका टेरिटोरियल सी है। उस टेरिटोरियल सी में आपकी कंप्लीट सॉवरेनिटी होगी, वो ऐसी है जैसे आपकी लैंड है। तो ये आपका टेरिटोरियल सी हो गया। फिर आपकी बेसलाइन से जो है 200 नॉटिकल माइल तक, बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल तक आपका होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होगा कि आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वहां की सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये 12 और 10 का पास बस आप असूल याद रखें। फिर अगर आप नीचे आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कई मुल्कों की बड़ी होती है, तो ये आप अप्लाई करें, ये इन्होंने कमीशन बनाया हुआ है, तो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, ये अगर ये नीचे से ज्यादा है तो वो नीचे ज्यादा एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आप उसमें अप्लाई करें। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें देख लें, जो मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत पेचीदगी में जी जाइएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट नहीं, पहले टेरिटोरियल देख लें। टेरिटोरियल सी का कॉन्सेप्ट, टेरिटोरियल सी का क्या कॉन्सेप्ट है कि 12 नॉटिकल माइल आपकी बेसलाइन से, इसमें कंप्लीट आपका कंट्रोल होगा। और इसमें ये ऐसी है जैसे आपकी लैंड टेरिटरी की सॉवरेनिटी है। उसके बाद आप देखें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट कि 200 नॉटिकल माइल जो है वो बेसलाइन से आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है कि आपकी जो जमीन होती है समंदर के नीचे, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, 200 माइल तक होगा, लेकिन 350 माइल तक भी एक्सटेंड हो सकती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अगर आप कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ में अप्लाई करें। सही है। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कोस्टल स्टेट्स। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कोस्टल स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो मुल्क जिनके साथ समंदर लगता है, उनको चाहिए कि वो लैंड लॉक स्टेट्स को भी एक्सेस दें। तो इस तरह की चीजें भी जो है वो इसमें डिफाइंड है। फिर हाई सीज का कॉन्सेप्ट है। हाई सीज का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो हाई सीज होते हैं, जो एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन है ना आपका 200 नॉटिकल माइल, उसके बाद का सारा एरिया हाई सीज है। और हाई सीज में जो है वो कंप्लीट सबके पास एक कंट्रोल होगा, वो किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है। फ्रीडम ऑफ द हाई सीज होंगे, जिसने उसमें जहां शिप लेके जाना है वो जा सकता है, उस पर कुछ सॉवरेनिटी किसी की नहीं होगी। सही है। फिर एक इंटरनेशनल सीबेड का कॉन्सेप्ट है कि जो हाई सीज से आगे जो एरियाज होंगे जो किसी स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, वो इंटरनेशनल सीबेड है, और उसमें किसी एक का कुछ सॉवरेन राइट जो है वो नहीं होगा। फिर उसने ये भी प्रोवाइड किया कि अगर किसी मुल्कों के आपस में मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं, तो उस पे भी जो है वो मुल्क उसको इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है, उसके अंदर ला के उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपने दो तीन चीजें जहन में रखनी है, 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल, 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जी, ये समझ आया आप लोगों को? ये बस तीन चार चीजें इसकी मेन है जो कि आपने जहन में रखनी है। जी, क्लियर हुआ है ये? ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये है लॉ ऑफ द सी, कि सी का जो लॉ है वो कैसे मैनेज होगा। फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है डिप्लोमेटिक एनवॉयज, काउंसिल्स एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये है कि इसमें हमने जो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज और डिप्लोमेटिक जो उनको बेसिक कुछ हासिल हैं, वो हमने इसमें लेके चलना है। डिप्लोमेटिक एजेंट्स कौन से होते हैं? डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली दूसरे मुल्कों के टेरिटरीज में आपके डिप्लोमेटिक फंक्शन जो है कर रहे होते हैं, और उनको डिफरेंट प्रिविलेजेस जो हैं वो हासिल होती हैं। इनकी थ्योरीज हैं रिगार्डिंग ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स। एक है रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी। रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी क्या होती है कि डिप्लोमेटिक जो एजेंट्स होते हैं वो आपके सॉवरन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए जो है उनको स्पेशल इम्यूनिटीज जो है वो हासिल होती हैं। फिर एक होती है थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी। वो ये थ्योरी कहती है कि डिप्लोमेटिक एजेंट्स को इसलिए इम्यूनिटी हासिल होती है
क्योंकि वो उनके ऊपर जो है वो उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं होती उस स्टेट की, वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होते हैं खुद ही, जैसे वो स्टेट की एम्बेसी होती है, तो वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होते हैं। फिर है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी क्या कहती है कि डिप्लोमैटिक एजेंट्स इसलिए इम्यूनिटीज एंजॉय करते हैं बिकॉज ऑफ द स्पेशल फंक्शंस दैट दे फुलफिल। तो ये 3 थ्योरी हैं इनकी इम्यूनिटीज को एक्सप्लेन करने की, और ये इस तरह से चलता है। फिर जो है इसमें आगे आ जाते हैं किस-किस किस्म के डिप्लोमैटिक एजेंट होते हैं, एम्बेसडर एंड लेगेट्स हैं, चार्ज d'affaires हैं, इस किस्म के ये 2-3 कैटेगरीज़ होती हैं। अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। इसको जो लॉ डोमिनेट करता है या रूल करता है या लेके चलता है वो है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस 1961। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस 1961 इसको लेके चलता है, और इसमें क्या होता है कि ये सारा कुछ उसने भी बताया, जैसे ट्रीटीज़ वाला लॉ था, इस तरह ये भी जो है वो एक लॉ है। क्या उसके फंक्शन है डिप्लोमैटिक एजेंट के, रिप्रेजेंट करता है उस स्टेट को, सही है। दूसरे मुल्क में प्रोटेक्ट करता है उस स्टेट के इंटरेस्ट को, दूसरी स्टेट से नेगोशिएट करता है डिफरेंट चीज़ों पे, और जो है वो और उसके कई होते हैं रिपोर्ट करता है, जो पिछले अपने मुल्क में रिपोर्ट करता है कि ये हो रहा है तो हमें इस तरह से करना चाहिए, प्रमोटिंग फ्रेंडली रिलेशंस, तो इस तरह से चीज़ें ये करता है, ये इसका फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो कौन-सी हैं। तो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस से हम देखते हैं कि व्हाट आर द इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमैटिक मिशंस एंड एजेंट्स। यही मेन सवाल है ना कि क्या इम्यूनिटीज़ हैं, क्या जो है प्रिविलेजेस हैं। कई इसमें हैं, ये आर्टिकल सारे हैं, ये प्लीज़ नोट कर लें तो आप ऐड कर सकते हैं। कई इम्यूनिटीज़ हैं, आप डिप्लोमैटिक प्रेमिसेस को वायलेट नहीं कर सकते, जो भी डिप्लोमैटिक प्रेमिसेस हैं, आपका मिशन है, उसकी प्रेमिसेस को वायलेट नहीं कर सकते। आप टैक्सेस जो हैं, उन पे एग्ज़ेम्पशन देंगे इनको। फिर डिप्लोमैटिक डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको वायलेट नहीं करेंगे। फ्रीडम ऑफ ट्रैवल होगा, प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन होगा कि एक डिप्लोमैटिक बैग होता है और डिप्लोमैटिक बैग के अंदर वो सारा कंटेंट ज़्यादा होता है, वो कोई भी नहीं खोल सकता। फिर डिप्लोमैटिक एजेंट्स को जो है वो आप वायलेट नहीं करेंगे, फ़िज़ूल में उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रेज़िडेंस जो है उन डिप्लोमैटिक एजेंट्स की, वो भी आपके उसमें भी नहीं जा सकते, ठीक है? क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन से भी जो है वो आज़ाद होते हैं और ये एक्चुअली इन्वोक भी होती है, सही है। इम्यूनिटी फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस, एग्जेम्पशन फ्रॉम ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। इम्यूनिटी फ्रॉम इंस्पेक्शन ऑफ पर्सनल बैगेज, या पर्सनल बैगेज जो है उसको भी जो है वो नहीं चेक कर सकते, तो काफी इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस जो हैं वो हासिल हैं। अच्छा, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि आप एक मुल्क में आपके डिप्लोमैटिक एजेंट है, उसको आप नहीं चाहते कि अब वो ना रहे। उसको फिर कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ अ डिप्लोमैटिक एजेंट। टर्मिनेशन कैसे होगी डिप्लोमैटिक एजेंट की कि आप उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है? पर्सोना नॉन ग्रेटा आप उसे डिक्लेयर करते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे उसकी सर्विसेज़ टर्मिनेट हो जाएँगी कि आप अभी टर्की ने किया है कि कई आई थिंक यूरोपियन मुल्क थे या डिफरेंट मुल्क थे, तो वो बेसिकली टर्की को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे किसी चीज़ पे। 4-5 ने कोई लेटर लिखा, तो उन्होंने बेसिकली उन सबको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया कि हमें नहीं चाहिए ये, इसको आप वापस दीजिए। रीज़न्स फॉर टर्मिनेशन क्या होते हैं, डिप्लोमैट को क्यों निकाल सकते हैं, सही है? उसका क्या प्रोसेस है? आपने जो है उसको वैसे ही वापस खुद बुला लिया है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिसीविंग स्टेट हो सकता है कि वो कहे कि प्लीज़ इसको चेंज कर दें, या उसे पर्सोना नॉन ग्रेटा कर दें, या पोस्ट से चेंज कर दिया है, या वो फौत हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो गया है, जंग लग गई है, या कोई भी इस तरह की कई वजूहात हैं कि उसकी पोज़ीशन को टर्मिनेट किया जा सकता है। इसमें ये कुछ हमारे पास केस स्टडीज़ हैं जिसमें डिप्लोमैटिक इम्यूनिटीज़ या प्रिविलेजेस या तो वायलेट हुई या इम्यूनिटीज़ क्लेम हुई। जैसे ब्राज़ील का एम्बेसडर था यूएस का, उसने मर्डर कर दिया उसके बेटे ने, और उसको जो है उसमें डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी क्लेम हुई। फिर यूएस का ईरान वाला जो था उसमें उनकी डिप्लोमैटिक इम्यूनिटीज़ वायलेट की गई। इस किस्म के ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने इससे लेके चलने हैं कि डिप्लोमैटिक प्रिविलेजेस क्या हासिल हैं, और प्रिविलेजेस जब हासिल हो जाएँ तो बेसिकली फिर उसके बाद उनकी वायलेशन और वो किस तरह हो सकती है। तो इनकी मेन जो चीज़ आपने रखनी है वो ये याद रखनी है, डिप्लोमैटिक इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमैटिक एजेंट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर।
अच्छा, अब आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, फाइनल हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं न्यूट्रलिटी का, और फिर हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। न्यूट्रलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? न्यूट्रलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? न्यूट्रलिटी का ये कॉन्सेप्ट है कि दो तरह के इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। न्यूट्रलिटी और न्यूट्रलाइजेशन, ये दो चीजें, एक होती है न्यूट्रलाइज स्टेट, एक होती है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वो परमानेंट होती है। सही है कि एक स्टेट परमानेंटली न्यूट्रलाइज होती है, और उसमें क्या होता है कि वो जो परमानेंटली न्यूट्रलाइज स्टेट होती है वो जंग नहीं कर सकती, वो बिल्कुल भी किसी के साथ जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये न्यूट्रलाइजेशन होती है, वो परमानेंट न्यूट्रल होती है। सही है। और उस न्यूट्रलाइजेशन को कोई ना कोई गारंटी भी कर रहा होता है। सही है। इसके ऑन द अदर हैंड न्यूट्रल क्या होता है? देखिए, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है न्यूट्रलाइज्ड। ये कॉन्सेप्ट देख लें। न्यूट्रलाइज्ड परमानेंट होता है, जिसकी एग्जांपल में भी हम स्विट्जरलैंड टाइप को ले सकते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर परमानेंट कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो गारंटी करी होती है कि यार ये जो स्टेट है ना, ये परमानेंटली जो है वो न्यूट्रल है। ये इसमें आ जाता है। लेकिन जो खाली न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रलिटी जिसे कहते हैं, वो होता है जंग के दौरान, कि जंग स्टार्ट हुई है और आप कह रहे हैं कि जी मैं जो हूँ वो न्यूट्रल रहूंगा, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी है। न्यूट्रलाइज होता है, एक परमानेंट स्टेट होती है। न्यूट्रलिटी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद वॉर, न्यूट्रलाइज कंटिन्यूज व्हेन द वॉर इज एंडेड। ठीक है, वॉर खत्म भी हो जाएगी, फिर भी न्यूट्रलाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है दोनों की। ठीक है, उस मुल्क की। तो ये न्यूट्रलाइज का कॉन्सेप्ट है। ये अभी इतना कोई हमें देखने में उस तरह से नहीं आता, लेकिन ये भी एक जो चल रहा है। न्यूट्रल जो होता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। न्यूट्रलाइज जो है, इट इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, और वो परमानेंटली जो है वो एक उसका एसेंशियल फीचर होता है, कि वो एक परमानेंट किस्म की आपको न्यूट्रलाइजेशन उसमें नजर आ रही होती है। आई थिंक ये चीज पहले जो है वो थोड़ी कॉमन थी, जब 19th सेंचुरी और इस टाइम का चीज था, क्योंकि इंटरनेशनल और तो उसी टाइम पे जो है वो डेवलप हुआ है। अभी हमें उस तरह से कोई न्यूट्रलाइज्ड स्टेट्स जो है वो नजर नहीं आती। सही है जी। ये बेसिकली हमने जो है अपना कंटेंट कवर कर ली है, और आई होप आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू मिल गया हो। इतनी जल्दी आई नो समझ तो कुछ उस तरह नहीं आता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो कुछ ना कुछ क्लियर करने का मकसद था, एक ओवरव्यू जो है वो आपको देना था। ठीक है। जुरिस्डिक्शन और एडजुडिकेशन, जुरिस्डिक्शन तो एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक चीज के ऊपर आपकी आपका कंट्रोल है कि नहीं है। एडजुडिकेशन तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल का कॉन्सेप्ट है, कि आप बेसिकली किसी का फैसला करें, वो एडजुडिकेशन होता है। जुरिस्डिक्शन एडजुडिकेशन का कोई लिंक नहीं है आपस में, बिल्कुल फर्क चीजें हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है जी। ह्यूमन राइट्स, न्यूट्रल स्टेट वॉर में नहीं आ सकती। देखिए, न्यूट्रल होती है स्टेट जंग लगने के बाद, कि जी मैं न्यूट्रल हूं, मैं इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। न्यूट्रलाइज्ड एक परमानेंट स्टेट है, न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, न्यूट्रलाइज्ड हमेशा से so does self-determination need more details? Theories of colonial boundaries like duty possibilities कर सकते हैं आप, लेकिन बेसिकली उसकी एप्लीकेशन सीखें। उसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो हैं इस केस में सेल्फ डिटर्मिनेशन को कैसे देखते हैं, फलाने जो है पर्सपेक्टिव में सेल्फ डिटर्मिनेशन को कैसे देखते हैं। इस तरह के डिफरेंट जो है वो उसमें कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। सही है। दैट मीन्स न्यूट्रलाइज्ड स्टेट कैंट हैव इट्स न्यूक्लियर पॉलिसी। देखिए, न्यूक्लियर का ताल्लुक नहीं है इससे। आई थिंक ये बस एक लीगल कंडीशन, एक लीगल उसकी पोजीशन होती है, एक लीगल उसकी स्टेट होती है न्यूट्रलाइज। डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसकी जो है एक तरह का, उसमें जो है उस पर फिर कोई अटैक भी नहीं करता दूसरा मुल्क जो है, वो परमानेंटली सारे उस चीज पे एग्री करते हैं कि ये न्यूट्रलाइज्ड स्टेट है। ठीक है ना, इस तरह से उसको कंसेप्चुलाइज किया जाता है। जी। ठीक है, चलें। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लियर हुआ हो, इसमें क्विक ओवरव्यू मिला हो। और देखें, ये जो सारा कुछ आपने देखा है ना, जितना कंटेंट है, ये मैल्कम शॉ की बुक से निकला हुआ है।
आई होप आप लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह ले ली हैं। ये मैल्कम शॉ की बुक्स है, मैं तो आपको वही रिकमेंड करूँगा। वो एक कंप्लीट बुक आपको पूरा आई लॉ करा देगी, क्योंकि मैंने रिकमेंडेड बुक से ही पढ़ा है, तो मेरे पास कोई इसमें जो है शॉर्टकट नहीं। एसके कपूर की बुक से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं इसलिए कुछ कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है? मैल्कम शॉ की जो बुक वो ज़रूर जो है, वो आप उसको कंसिडर करें, सही है? चलें थैंक यू सो मच। आई होप जो है ये आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद हुआ। आई नो बहुत क्विक था, लेकिन बस एक क्विक ओवरव्यू ही था। कई हो सकता है कुछ ना कुछ गैप्स आपके फ़िल हो गए हों। जो नए लोग हैं, शायद थोड़ा-सा उनको ओरिएंटेशन मिल गई हो आई लॉ की एक ओवरऑल। थोड़े-से कॉन्टूर्स पता चल गए होंगे कि यार किस में कितना रहना है, किस चीज़ को किस तरह देखना है। और ये मेरे सामने आपके नोट्स भी आ रहे हैं, तो वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नोट्स मेकिंग भी कैसे करनी है आपने। और